हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सीटेट पे मैंने एक वीडियो बनाया है, जैसे आप देख सकते हैं एक बार। और ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप लोगों को सही गाइडेंस मिले और अच्छे से आप चीज़ें कवर कर पाएँ। तो वो गाइडेंस जो मैंने दी है उसे आप फॉलो कीजिए। 15 डेज़ में ही आपको इस अपनी क्या है सीटेट की जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें आपको एक अच्छा पॉजिटिव क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास है, हमारा चौथा लेसन है 6th क्लास की एनसीईआरटी का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी, कौन कौन सी चीज़ें हमें इस लेसन में पढ़नी पड़ेंगी। इस पार्ट में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता, न्याय के विचार शामिल है। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता है, मतलब क्या होता होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी सुनते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी ने क्या किया है कि हर चीज़ों को एक स्टोरी बेस में हमें समझाया है। ठीक है, तो वो स्टोरी हमें पढ़ना है, क्योंकि स्टोरी से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे सबसे पहले स्टोरी के लिए चलते हैं। स्टोरी क्या कह रही है? तो दक्षिण अफ्रीका की स्टोरी है। क्या स्टोरी है? दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। उनमें क्या है, श्वेत गोरे और अश्वेत काले रहते हैं। श्वेत गोरे लोग भी रहते हैं और अश्वेत काले रहते हैं, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय। ठीक है, उनकी त्वचा का रंग क्या है? सांवला है, जैसे कि क्या है, वो भारतीय हो। ठीक है, जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। कहाँ की लड़की थी वो? जोहान्सबर्ग में रहने वाली कितनी 11 वर्ष की लड़की थी। कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका की लड़की माया नायडू एक दिन क्या कर रही थी? पुराने बक्से की सफाई कर रही थी। तो उसे क्या मिला? उसे एक रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक मिली। और उसने क्या देखा स्क्रैप बुक में? मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। क्या था जो स्क्रैप बुक थी? उसमें क्या था? अखबार के कतरन यानी कि टुकड़े थे, तस्वीरें थी, उससे भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम क्या था? हेक्टर पीटरसन था। जो वो लड़का था उसका नाम क्या था? हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों गोली मारी थी। ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे जब क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें चीज़ें पता चलती हैं, तो उन्हें इस चीज़ का बहुत दुख होता है। मतलब एक झटका सा लगता है कि भाई ऐसा क्या किया उस लड़के ने जैसे गोली मार दी गई। तो हेक्टर पीटरसन के बारे में कहानी है। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीकी पहले रंगभेद कानून से शासित था। क्या था पहले दक्षिण अफ्रीका में? रंगभेद कानून था। ठीक है, रंगभेद का मतलब त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। किसके आधार पर भेदभाव करना? त्वचा और चमड़ी के रंग पर भेदभाव करना। तो आप पहले ही भेदभाव और असमानता के बारे में पढ़ चुके हो। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। जो श्वेत लोग थे, जो अश्वेत थे और भारतीय थे, इन तीनों लोगों को एक दूसरे से क्या था? प्रजातियों से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के लोगों ने ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर क्या था? विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि अब अगर हम लोग अब बातें करें कि ऐसी चीज़ें पहले चलती थी तो हम लोग भी इस चीज़ का विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रंगभेद कानून, कौन सा कानून? रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए अस्पताल अलग होते थे। तो गाइस सोचिए कैसा लगता होगा कि जो गोरे हैं उनके लिए अलग अस्पताल सुविधाएं हैं, जो काले हैं उनके लिए अलग सुविधाएं हैं। ठीक है, और अस्पताल की गाड़ियाँ भी श्वेत लोगों के लिए क्या थी? अलग थी। अस्पताल की गाड़ियाँ भी श्वेत लोगों के लिए अलग थीं और वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो
गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उनके लिए रेल और बसें अलग थी, और यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग थे, यानी कि हर चीज़ें अलग चल रही थी। ठीक है, अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के पास क्या थी, आरक्षित थी, तो उनको क्या था, वोट का अधिकार भी नहीं था, अच्छी ज़मीन भी क्या थी, आरक्षित थी। अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोग एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ क्या होता था, भेदभाव किया जाता था। तो ध्यान रखेंगे कि जो अस्पताल की जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनमें भी उन्हें क्या किया गया था, अलग अलग किया गया था। इवन अस्पताल की बसों में भी उनको अलग अलग रखा गया था। जो श्वेत लोगों की बसें थी उनमें हर चीज़ की जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जिनकी ज़रूरत होती है, उन्हें वो उन गाड़ियों में मिलती थी। पर गरीब नहीं, जो अश्वेत यानी कि काले लोग थे, उनके लिए सारी सुविधाएं नहीं थीं। ठीक है, इसी तरह खेती भी श्वेतों को अच्छी खेती मिलती थी, अश्वेत को खेती खराब दी जाती थी। तो इस तरह के रंग भेदभाव चल रहे थे अश्वेत और भारतीयों के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, तो उनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था। क्या था दक्षिण पश्चिम हिस्से में, एक शहर था, कौन सा, सोवेटो। कौन सा था, सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रह सकते थे। तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, अगर क्वेश्चन में आता है कि अश्वेत लोगों को दक्षिण पश्चिम में किस हिस्से में रखा जाता था या किस शहर में रखा जाता था, तो वो आपका हो जाएगा सोवेटो। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। हेक्टर पीटरसन वही रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। जो वहाँ के श्वेत लोग थे वो क्या बोलते थे, अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। और हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। जबकि क्या है आगे, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और चीज़ों को और अच्छे बेहतर तरीके से आगे प्रोवाइड करने का मन होता है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आपकी एनसीईआरटी सीरीज कंटिन्यू रहेगी और बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, वे अपनी भाषा क्या करते थे, वे अपनी भाषा क्या, जूलू सिखाना चाहते थे। जो हेक्टर पीटरसन था, जो वहाँ के लोग थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे, वो अफ्रीकन्स बोलते थे। बट जो श्वेत लोग थे वो क्या चाहते थे कि वो उनकी भाषा जूलू सीखे, यानी कि जूलू सिखाना चाहते थे, अपनी जूलू लैंग्वेज उनके ऊपर थोपना चाहते थे। ठीक है, हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने का विरोध कर रहा था। ठीक है, हेक्टर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाईं। उनमें एक गोली हेक्टर को लगी और वह मर गया। कब मरा था हेक्टर, 16 जून 1976 की यह घटना थी। कब की थी, 16 जून 1971 की यह घटना थी। 1 मिनट गाइस, कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है, तो इसे हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीकी हिस्से में एक शहर था सोवेटो। सोवेटो में कौन लोग रहते थे, अश्वेत लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। ठीक है, वहाँ के श्वेत लोग क्या बोलते थे, अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। ठीक है, श्वेत गोरे लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। वो हेक्टर, स्कूल और अन्य विद्यार्थियों को इस भाषा सीखने के लिए जोर डाला जाता था। जो वहाँ के श्वेत लोग थे वो हेक्टर पीटरसन को क्या कहते थे कि वो अफ्रीकन्स लैंग्वेज सीखें। बट जो अश्वेत लोग थे, काले लोग थे, वो क्या करते थे, वो अपनी भाषा जूलो सीखना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे, वो सिर्फ अपनी भाषा जूलो सीखना चाहते थे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जो श्वेत थे वो अफ्रीकन्स बोलते थे और जो अश्वेत लोग थे वो जूलो भाषा बोलते थे। ठीक है, लेकिन जो अफ्रीकन्स थे, श्वेत लोग थे, वे चाहते थे कि ये लोग भी अफ्रीकन्स भाषा सीखें। ठीक है, इसका विरोध किसने किया, इसका विरोध हेक्टर पीटरसन ने किया, जिसकी वजह से पुलिस ने उन पर गोली चलाई और 16 जून 1973 को ये घटना हुई, जो कि पीटरसन को गोली लग गई थी। ठीक है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया है। तो एक हैं जाने माने हमारे नेता जो कि अफ्रीका के हैं, वो कौन से हैं, नेल्सन मंडेला जी, जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया।
1994 में उन्हें क्या मिली, सफलता मिली। बहुत लंबे समय तक उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। फिर 1994 में जाकर कहीं उन्हें क्या मिली थी, सफलता मिली इस चीज़ में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। दक्षिण अफ्रीका क्या बना, लोकतांत्रिक देश बना। कब बना, उन्हें क्या सफलता मिली, 1994 में। तो तभी क्या हुआ होगा, हमारा जो दक्षिण अफ्रीका है वो क्या हुआ होगा, लोकतांत्रिक देश बना होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को क्या बराबर माने जाने लगा होगा, चाहे वो श्वेत हो या अश्वेत हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है भागीदारी, मतलब सत्ता में भागीदारी क्या है। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं और चुनाव में वोट देकर वे क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। तो जो प्रतिनिधि वो चुनते हैं वही प्रतिनिधि लोगों की तरफ से क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों को और मांगों को ध्यान में रखेंगे। जो प्रतिनिधि हैं वो निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कुछ अखबार देखिए और उनकी क्या करना है, उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। जो सरकारें हैं उन्हें सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। निश्चित समय मतलब 5 साल के लिए हमारे यहाँ 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। तो सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। तो स्टेटमेंट के लिए ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में यह अवधि कितनी है, भारत में यह अवधि, यह समय कितना है हमारा, 5 साल है। निश्चित समय वो क्या है, 5 साल है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वही घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। जो चुनाव होता है तो लोगों के लिए ये वो घड़ी होती है जब उन्हें लगता है कि हाँ, हम भी लोकतंत्र में शामिल हैं, हमारी भी इसमें ताकत है, क्योंकि उनके वोट से ही हमारे वोट से ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अपना वोट सोच समझ कर दें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जब भाई 5 साल में सरकार बनेगी, 5 साल में सरकारें क्या होती है, बनती हैं, तो इससे तो क्या होता है, इस तरह वो अपनी ताकत फील करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण रहता है। मान लो कोई सरकार है, अगर उसका एक बार चुनाव हो जाए और वो आजीवन के लिए क्या हो जाए, आजीवन वही सरकार रहेगी, तो सोचो क्या वो लोग अच्छे से काम करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हमें जनता की ज़रूरत नहीं है, तो हम अपने मनमानी ढंग से काम करेंगे। लेकिन जब कोई सरकार बनती है तो उन्हें क्या होता है कि 5 साल बाद फिर से हमें चुनाव जीतना है, तो वो इस डर से अच्छा काम करते हैं और जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कि अगली पंचवर्षीय में उन्हें क्या हो, वोट मिले और फिर से वो अपनी सरकार बना सकें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इनमें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भागीदारी के अन्य तरीके, तो ठीक है, सत्ता में भागीदारी के और भी अन्य तरीके हैं, वो क्या हैं उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने और भी कई क्या है, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने और भी क्या है, एक मिनट गाइस, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और एनसीईआरटी सीरीज़ के साथ बने रहिएगा और ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। तो वो क्या कह रहा है कि जो निर्णय लेते हैं उन तरीक़ों में भी क्या है, क्या कहा था यहाँ पे,
ये वाला, ठीक है। तो क्या कह रहा है, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई क्या है तरीके हैं, ठीक है। और भी कई तरीके क्या है लोकतांत्रिक में भाग लेने के, तो वो क्या तरीके हैं और वो हम देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लोग सरकार के क्या करते हैं, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। मान लो कोई काम है जो हमारे लिए सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, आंदोलन करते हैं, जिससे क्या हो कि हम उस काम को सही करवा सकें, ठीक है। तो इस तरह से भी हम अपने लोकतंत्र में भागीदार हो सकते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया था, मतलब अगस्त 2005 में उदाहरण दे रहा है कि जब बिजली का किराया बढ़ाया गया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया था। लोगों ने क्या किया था, अपना विरोध यानी कि उस चीज़ का विरोध किया था, बहुत ही तीखे रूप से किया था। लोगों ने क्या क्या किया था, लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाया। लोगों ने क्या किया, जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाया। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और क्या हुआ, बिजली के बढ़ाए गए दामों को क्या करना पड़ा, उन्हें घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो लोकतंत्र में भागीदारी हम क्या करते हैं, वोट देकर भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। देन और इवन इसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब वोट देने के अलावा हम और कैसे अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं, तो वो ऐसे कि जो चीज़ें हमारे अनुरूप नहीं हो रही हैं, जो समाज के लिए गलत हैं, तो उनके प्रति भी हम आवाज़ उठा सकते हैं, जुलूस निकाल कर, आंदोलन करके, एंड कोई भी अच्छे मतलब एक कानून के दायरे में रहकर अपनी चीज़ें मनवा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जो सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। तो मैंने अभी बताया है क्या क्या है, धरना है, जुलूस है, हड़ताल है और अभियान है, हस्ताक्षर अभियान है। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। तो ये एक पैम्पलेट है, इसमें क्या है, यहाँ किस तरह का पर सहमति और असहमति प्रकट की जा रही है, ठीक है। हाल बुरा नहीं है, ज़रूर पास किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें देखते हैं। पोस्टर है, क्या है, संपादक के नाम चिट्ठी। तो क्या चिट्ठी है, पोस्टर पर रोक लगे, पोस्टर पर क्या हो, रोक लगे। तो पोस्टर पर रोक लगे, दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब कर देते हैं, इसलिए क्या है, जो पोस्टर लगाए जाते हैं उन पर क्या लगाई जानी चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए। ये एक संपादक ने चिट्ठी लिखी है, ठीक है। अब कार्रवाई, यहाँ चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ये हम क्या कर रहे हैं, सरकार को इन चीज़ों से अवगत करा रहे हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, इन चीज़ों से हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये क्या है, सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दिलाए। तो जो सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो जाते हैं, उनकी खेती नष्ट हो जाती है, तो वो कह रहे हैं सरकार बाढ़ग्रस्त लोगों को क्या करे, मुआवजा भी प्रदान करे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सत्ता में भागीदारी किन किन तरीकों से की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, ये सारी चीज़ें इस लेसन में दी गई हैं। हर एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्या कह रहा है, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से, हमारे अखबार हुए, पत्रिकाएं हुए, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं उन चर्चाओं में क्या जिम्मेदारी निभाती है। तो क्या क्या निभाती हैं, अखबार और पत्रिकाएं, टेलीविज़न भी जनता के मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है कि जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्गों के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। यानी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, बट सच क्या है कि सभी वर्गों के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, क्या करें, आंदोलन करें, ठीक है।
है। तो एक ये भी लोकतंत्र में भागीदारी का तरीका हो जाता है। आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। जो क्या है, जो दलित लोग हैं, आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, इनकी क्या होती है, इनकी जो सत्ता में भागीदारी है या लोकतंत्र में भागीदारी है, वो किससे हो पाती है? वो हमारे आंदोलनों से हो पाती है। क्योंकि अखबार, न्यूज़पेपर में ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। आंदोलन कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप भी मजबूत होता है। भाई लोग हैं, लोग सजग हैं, मान लो सरकार ने कोई रूल्स निकाले हैं तो उनका सही गलत हमें पता है कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही हो सकती हैं, क्या गलत है। अगर उस रूल में हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, तो उसके प्रति हम आवाज़ उठाएंगे। जब आवाज़ उठाएंगे तो सरकार क्या होगी, हमारे जो भी रूल्स हैं, जो चीज़ें निकालती है, उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लेगी। इस तरह क्या होती है, हमारी सरकार मजबूत होती है, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, सरकार जो कर रही है वो हम मानते रहेंगे, गलत चीज़ भी हम एक्सेप्ट करते रहेंगे, तो वो क्या होगा, सरकार भी अपने मनमाने ढंग से काम करने लगती है, लोकतंत्र भी अपने मनमाने ढंग से काम करने लगता है। ठीक है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे, गाँव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे का प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान, जो विवाद होते हैं, जो आंदोलन निकलते हैं, इनका समाधान कैसे किया जाता होगा, इस चीज़ पे यहाँ बात करेंगे। ठीक है। विवादों का समाधान, आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि कोई विवाद है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा का प्रयोग होता है। मान लो वहाँ पे क्या हुआ था कि उन लोगों ने क्या किया, वो हड़ताल कर रहे थे कि हम अपनी जूलो भाषा नहीं छोड़ेंगे और ना ही हम अफ्रीकन भाषा सीखेंगे, इसलिए उन्होंने आंदोलन निकाले थे। बट वहाँ क्या हुआ, पुलिस वालों ने क्या किया, हिंसा कर दी, यानी कि गोली चला दी। तो वो क्या हुआ, समस्या का समाधान किस तरीके से किया, उन लोगों ने हिंसा से किया। बट हमें हिंसा से समाधान नहीं करना है, बातचीत करके, उस पर मशवरा करके अपनी बातों का, यानी कि विवादों का समाधान करना चाहिए। ऐसा आगे बढ़ेंगे। तो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। जो विवाद होते हैं उसे हिंसा के तरीके से समाधान करते हैं, हिंसा के जरिए उन्हें सुलझाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि दूसरा समूह है उसे विरोध के जरिए या बल के जरिए ही रोका जा सकता है, अन्य कोई साधन नहीं होता है। ठीक है। उनके मन में यह रहता है कि हम तो भाई, हमारे पास पावर है, हम उन्हें क्या करेंगे, बल के जरिए रोक लेंगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि को लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। क्यों विवाद होता है कि मान लो विभिन्न संस्कृतियां हैं, क्या है, विभिन्न संस्कृतियां हैं, धर्म है, क्षेत्र हैं, आर्थिक पृष्ठभूमियों को लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, यानी कि सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, तब क्या होते हैं, विवाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मतलब कोई लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ नियम हैं जो सबके लिए बनाए गए हैं, बट समाज उन्हें उन चीज़ों को यूज नहीं करने दे रहा है। तब भी लोगों के बीच में क्या होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके को भी अपनाते हैं। लोग क्या करते हैं, जो विवाद चल रहे हैं उन्हें फिनिश करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं। तो क्या होता है उनसे, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। मान लो कहीं हिंसा हो रही है, किसी मोहल्ले में कोई चीज़ चल रही है, आंदोलन चल रहा है, किसी सिटी में, वहाँ हिंसा फैल गई, मारपीट, दंगे फसाद चल रहे हैं, तो जो आम जनता है उनमें जाहिर सी बात है वो लोग क्या होगा, उन्हें भय और असुरक्षा फील होगी। ठीक है। तो सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि विवादों का समाधान करें। क्या करें, जो विवाद हैं उनका समाधान करें, ना कि उन पर हिंसा करें। ठीक है। तो आइए अपने समाज के कुछ
विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इन समाधान में क्या भूमिका निभाती है। तो कुछ विवाद हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। धार्मिक जुलूस, उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। तो आपको पता है धार्मिक जुलूस होते हैं, उत्सव होते हैं, कई बार ये समस्या का कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते से पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाते हैं। ठीक है, मान लो कोई किसी गली में अदर धर्म के रहते हैं, किसी गली में अदर धर्म के रहते हैं, तो क्या होता है कि अगर दूसरी गली वाला धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की गली से अपने जुलूस निकालते हैं तो वहाँ भी दंगे फसाद होने लगते हैं। ठीक है, और हिंसा बढ़ जाती है। तो क्या यही बात एनसीईआरटी कह रही है कि यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर क्या करते हैं, पत्थर फेंकने या उसे क्या करने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पुलिस, क्योंकि पुलिस वहाँ पर दंगे को रोकने की कोशिश करती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। तो इस तरह विवाद का समाधान करवाती है पुलिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। ये सही बात है, ये नदियाँ भी विवाद का कारण बन जाती हैं। आगे आप पढ़ेंगे कृष्णा नदी के बारे में और इन कर्नाटक ये कृष्णा नदी और के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर क्या हुआ था, एक विवाद था। तो मुझे एक नदी का नाम याद नहीं आ रहा है अभी, बट वहाँ पे विवाद चल रहा था बांध के लेकर। तो वो आगे आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे। ठीक है, तो कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारे का विवाद का कारण बनता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। तो मैं अभी इसी चीज़ की बात कर रही थी जो कि मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो किस उदाहरण के लिए नहीं, ये सत्य है, क्योंकि तो कहाँ की नदी में विवाद चल रहा था? ये नदी थी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। कौन सी नदी? कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद के बारे में सुना हुआ। कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध। तो ये कृष्णा नदी नहीं थी, कृष्णा राज सागर बांध था। तो कर्नाटक का कौन सा बांध है? कृष्णा राज सागर बांध। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी में बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती। कौन से शहर की? बेंगलुरु शहर की भी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तमिलनाडु की मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो तमिलनाडु का कौन सा बांध? मेटूर बांध। तो ध्यान रखना है आपको, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कौन सी नदी? कावेरी नदी के प्रति विवाद चल रहा है। क्यों? कर्नाटक में कृष्णा राज सागर बांध भरा हुआ है, किससे? कावेरी नदी के पानी से। और इससे क्या होती है, बांध भरा है तो कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है। और बेंगलुरु शहर में जो ज़रूरतें होती हैं इसी बांध से पूरी होती हैं। और तमिलनाडु में कौन सा बांध बना है? मेटूर बांध। तो इसी नदी से कई राज्य में डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में कौन सा बांध है? कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध है और तमिलनाडु में मेटूर बांध है। तो किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कर्नाटक और तमिलनाडु में किस नदी के प्रति विवाद चल रहा है? कावेरी नदी के प्रति विवाद चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा और एनसीईआरटी सीरीज़ से जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? आगे कह रहा है दोनों बांध एक ही नदी पे हैं। जो दोनों बांध हैं, कृष्णा राज सागर बांध और मेटूर बांध, दोनों क्या है? एक ही नदी पर हैं। और कर्नाटक का कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक का कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी के किस छोर पर है? ऊपरी छोर पर है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, कौन सा ऊपरी छोर पर बांध है, कौन सा निचली छोर पर बांध है। तो इसे याद रखना। और तमिलनाडु का मेटूर बांध निचले छोर पर है। तो मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब क्या होगा? जब कृष्ण राज सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इन्हें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है।
मैचिंग में भी आ जाएगा और वैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। कर्नाटक में कौन सा बांध है? कृष्णराज सागर बांध है। तो कौन से छोर पर है? ऊपरी छोर पर। तमिलनाडु का मेटूर बांध है जो कि निचले छोर पर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? समानता एवं न्याय। क्या पढ़ने वाले हैं? समानता और न्याय के बारे में। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है, उसे क्या कहते हैं? न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। तो क्या है ये? न्याय और समानता के प्रति क्या होना? वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। न्याय और समानता एक दूसरे से उनको अलग नहीं किया जा सकता। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये है आपकी फोर्थ चैप्टर की लास्ट स्लाइड। तो इसके बाद आपकी क्लास होने वाली है फिनिश। ठीक है, तो बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। तो जो अस्पृश्यता थी, छुआछूत थी, तो उन पर कानून द्वारा रोक लगाई गई है। और जो लंबे समय तक दलितों को क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया था। तो वो पहले से क्या है? पहले से हालात यह थी कि उनके सार्वजनिक मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। पहले क्या था कि जो सार्वजनिक मंदिर थे उनमें भी नहीं घुसने दिया जाता था। फिर क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर यह भी प्रथा अमानवीय की है। अमानवीय मतलब अमान्य की है, इसे ना माने, मतलब इसे तोड़े और मंदिर में आने जाने की सुविधाएं दें। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया था। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होगा। तो न्याय कब मिलेगा? न्याय जब मिलेगा ना, जब लोगों को क्या हो? बराबरी का व्यवहार प्राप्त हो। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी लोगों को बराबरी का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है। सरकार भी क्या करती है? समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है, यानी कि अभी भी हमारे यहाँ भेदभाव है और उस भेदभाव को हमें दूर करना है। क्योंकि समाज में कौन रहते हैं? हम और आप रहते हैं। जब हम और आप नहीं सुधरेंगे तब तक समाज को हम कैसे सुधारेंगे? तो जो भी सुधार है, जो भी समाज में हमें डेवलपमेंट करना है, जिस चीज़ को हमें समाज में लाना है, तो पहले हमें क्या करना होगा? पहले उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करना होगा। जब हम सुधर जाएंगे तब हम दूसरों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करता है वो? लड़कों को महत्व देता है। यह धारणा गलत है एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए थे। क्या? सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया था। क्या किया गया था? जो सरकारी स्कूल कॉलेज थे वहाँ की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया था कि जब फीस नहीं लगेगी तो लड़कियों को भी लोग क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। आपके अनुसार क्या कह रहा है? आपके अनुसार फीस घटा देने से, यानी कि फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? ये क्वेश्चन कर रही है आपसे एनसीईआरटी। क्या आपको किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए। इस स्थिति में आप अपने उसकी क्या मदद की? क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत हैं? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? तो मैंने पहले भी कहा है कि जब तक कोई चीज़ें चल रही हैं आपके यहाँ, तब तक क्या है, जब हम अपने घर में वो चीज़ें लागू नहीं करेंगे, अपने ऊपर वो चीज़ें लागू नहीं करेंगे, तब क्या होगा? तब तक हमारे समाज में डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि समाज में कौन रहते हैं? हम और आप रहते हैं। तो हम और आप ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। सो गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं ढूंढने से, तो आप शेयर कर सकते हो SST बाय मोना मैम, जिससे हमारी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सो टेक केयर गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।